हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ये एक्ट कब लागू हुआ? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का ये एक्ट है। ये एक्ट लागू हुआ आपका 1 अप्रैल 1974 को। ये एक्ट पहले भी बना था, पर उसमें कुछ अमेंडमेंट होते गए बाद में 1973 में एक नया एक्ट, जिसका नाम ये दिया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जब हम अब इस एक्ट को पढ़ेंगे तो इसको हम एक शॉर्ट नेम से बार बार पढ़ेंगे, यानी कि इसको क्या बोलने वाले हैं अब हम बार बार? सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको शॉर्ट में सीआरपीसी कहा जाता है। ये एक्ट लागू हुआ 1 अप्रैल 1974 को। सेम कि ये एक्ट क्या है, पूरे भारत पर अप्लाई है सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर अप्लाई है। पूरे एक्ट में 484 सेक्शन है। कितने सेक्शन है इसमें? सेक्शन है 484। और ये पूरा एक्ट 37 चैप्टर्स में डिवाइडेड किया हुआ है, यानी कि पूरा एक्ट है वो 37 अध्याय में विभाजित है। और इसमें पूरी 484 धाराएं हैं। हमारा ये एक्ट है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है ये कि क्या है, ये आपराधिक प्रक्रिया विधि है, अपराध से रिलेटेड है ये। और सभी अपराध हमें किस में बताए गए हैं? जो एक मोटा सा ग्रंथ है हमारा आईपीसी, इंडियन पिनल कोड में हमें सभी के सभी अपराध बताए गए हैं। तो वहां पर जो अपराध बताए गए हैं वो क्या एक्ट है? आईपीसी हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, यानी कि मौलिक विधि है, वो मौलिक विधि है। और प्रोसीजर उसका क्या है? सीआरपीसी। तो सीआरपीसी क्या है हमारा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारा क्या है? एक प्रक्रिया विधि है, जहां आईपीसी के अंदर हर जो क्राइम है उसका क्या दे रखी है? उसकी डेफिनेशन दे रखी है। वो डेफिनेशन इस तरीके से है कि जहां पर जो जो एलिमेंट्स उसमें डाल दिए गए हैं, अगर वो एलिमेंट्स उस क्राइम को कवर करते हैं तो वो क्राइम उस कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे मर्डर हो गया, आपका चोरी हो गया, डकैती है, तो इनकी पर्टिकुलर अपनी अपनी एक डेफिनेशन है कि अगर फला जैसे मान लीजिए चोरी है कि अगर किसी के कब्जे की कोई चीज है, उसकी बिना अनुमति के उसकी उस जगह से हटा लेना, बेईमानी पूर्वक हटा लेना, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये अगर वहां कवर हो रहे हैं तो वहां कौन सी डेफिनेशन बनेगी? चोरी की डेफिनेशन बनेगी। तो आईपीसी हमें क्या बताएगा? डेफिनेशन बताएगा, अपराधों की, क्राइम्स की डेफिनेशन बताएगा। और क्या बताएगा कि उसकी क्राइम की, जो क्राइम की उसने डेफिनेशन बताई है, उस क्राइम की सजा कितनी है, उस अपराध की क्या सजा है। जैसे चोरी का मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। अब उसकी सजा कहाँ है? उसकी सजा वही दे रखी है और उन्होंने बताया है कि उसकी सजा 3 साल है, 3 वर्ष उसकी सजा है। तो आईपीसी हमें क्या बता रहा है? डेफिनेशन बता रहा है। और क्या बता रहा है? उसकी सजा कितनी है, पनिशमेंट कितना मिलेगा। अब मान लीजिए यहां तो अपराध हुआ,
ठीक है, यहाँ हो गई चोरी और यहाँ मिल गई उसको 3 साल की सजा। अब जो इतनी जो स्पेस है ये मैंने क्यों छोड़ा? ये मैंने ये बताने के लिए छोड़ा भाई यहाँ चोरी हुई है और यहाँ सजा मिली है, तो चोरी से सजा तक की जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसीजर कैसे आया? चोरी तो हो गई, अब उसको बंदे को पकड़ा भी होगा चोरी करने वाले को, फिर कुछ सबूत इकट्ठे किए होंगे, उस चोरी की किसी ने एफआईआर भी दर्ज करवाई होगी, फिर उस जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसकी क्या की गई होगी? शिनाख्त भी की गई होगी, उससे पूछताछ की गई होगी, उसके बयान लिखे गए होंगे, कौन से बयान उसके स्वीकार किए हैं, कौन से नहीं किए गए हैं। तो ये और उसके बाद में क्या है? कोर्ट में मामला गया है, मामला कोर्ट ने सुना भी है, उस चोर के खिलाफ अगर वो भाग गया है या कुछ भी है, समन वारंट कुछ भी वो निकाला गया है। तो ये सब की सब जो इस प्रोसेस में काम आए हैं, इस चोरी से लेके सजा तक पहुंचाने के लिए, इस चोरी से इस सजा तक पहुंचाने के लिए जो जो प्रोसीजर काम आए हैं इस क्राइम में, वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पढ़ने वाले हैं। इसलिए ये एक्ट क्या कहलाता है? प्रक्रिया विधि ही कहलाता है। ये क्या है? हमारा प्रक्रिया विधि है। और आईपीसी हमारा क्या है? मौलिक विधि, सारभूत विधि, और इंग्लिश में आपसे सब्सटेंटिव लॉ, और ये आपका है प्रोसीजर लॉ। तो ये आज हमने क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, आपका प्रक्रिया विधि है। सेक्शन 1 मैंने आपको बता ही दिया है कि वो आपको ये बताने वाला है कि वो कहां पर अप्लाई है। उसकी डेट मैंने बता दी है कि 1 अप्रैल 1974 को वो क्या है, आपका लागू हुआ है। अब सेक्शन 2 में आते हैं हम। सेक्शन 2 पूरा डेफिनेशन क्लॉज है। पूरे सेक्शन में 2 के अंदर वो ए बी सी डी इस तरीके से डिवाइड है, और पूरे सेक्शन में क्या दे रखा है? 2 में सिर्फ डेफिनेशन ही दे रखी है, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना केवल एलएलबी के हिसाब से बल्कि जुडिशरी के भी हिसाब से। तो आज हम 2 डेफिनेशन को देखने वाले हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध जो कहां दे रखा है? सेक्शन 2C। सेक्शन 2C में इसकी डेफिनेशन दी गई है। अब आते हैं नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय अपराध। इसकी डेफिनेशन कहां दी गई है? सेक्शन 2L में। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में अंतर करते जाएंगे, और वही इन दोनों की क्या है? डेफिनेशन भी है। सबसे पहले मैं बता देती हूं कि डेफिनेशन क्या है। जहां पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है वो संज्ञेय अपराध आते हैं, और जहां बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगा वो असंज्ञेय अपराध कहलाएंगे। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम आते हैं इसके इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है, क्योंकि जब हम इन दोनों के बीच में इनका डिफरेंसेस पढ़ लेंगे तो दोनों ही अपने आप में क्लियर हो जाएंगे हमारे। तो पहला क्या अंतर है कि ये क्या है? गंभीर अपराधों के लिए होता है। किसके लिए है ये? गंभीर अपराध।
जब गंभीर अपराध होगा तो वो क्या कहलाएगा, संज्ञेय अपराध कहलाएगा। और यहां पर क्या होगा, कुछ सामान्य प्रकृति का, तुलनात्मक किसके, संज्ञेय के तुलनात्मक ये कुछ उससे सामान्य प्रकृति का अपराध होता है। यानी कि असंज्ञेय अपराधों में वे अपराध आते हैं जो कि संज्ञेय अपराध की तुलना में कम गंभीर होते हैं। आप सामान्य प्रकृति लिख सकते हो या इसे कह सकते हो कम गंभीर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो मैंने जैसा बताया कि संज्ञेय अपराधों में कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। वहां उसे किसी भी वारंट की जरूरत नहीं है। अगर उसे लगा है कि ये संगीन अपराध है तो वहां बिना वारंट के भी वह उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो हम दूसरा पॉइंट क्या लिख देते हैं आप यहाँ पर, बिना वारंट के गिरफ्तार। तो अगर बिना वारंट के गिरफ्तार है तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञेय अपराध हो जाएगा। अब आता है हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। यहां पर क्या होगा कि भाई बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते, बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते। पहले वारंट लाएंगे उसके बाद में ही गिरफ्तार करेंगे। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसको उसकी सूचना देने के लिए सबसे पहले संज्ञेय अपराधों के लिए क्या होता है, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। सबसे पहले क्या होगा, एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। और नॉन कॉग्निजेबल पे क्या होगा कि किसी असंज्ञेय अपराध की सूचना किसको दी जाती है, परिवाद करके मजिस्ट्रेट को दी जाती है, परिवाद पर मजिस्ट्रेट को दी जाती है। और यहाँ संज्ञेय अपराधों में क्या होगा, एफआईआर सबसे पहले होगी। अब एक चीज और है, अगर मान लीजिए कि कोई क्राइम हो गया, एक सामान्य व्यक्ति को नहीं पता है कि कौन सा कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। मान लीजिए मुझे ले लीजिए, मुझे कानून का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मैंने किसी अपराध की सूचना देने के लिए एफआईआर करवाई, मुझे नहीं पता कि ये अपराध क्या है, संज्ञेय है या असंज्ञेय है। जब मैंने उसे पुलिस में यानी कि एफआईआर करवाई, उसके बाद में पुलिस वाले उसको देखेंगे और अगर उनको लगता है कि ये क्या है, ये एफआईआर यानी कि संज्ञेय अपराध नहीं है, ये क्या है, असंज्ञेय अपराध है, तो बाद में वो उसे एक्सेप्ट तो कर लेंगे पर बाद में उसे क्या चला जाएगा, परिवाद पर मजिस्ट्रेट को सौंप देंगे। तो ऐसा नहीं है कि असंज्ञेय अपराध का एफआईआर होता नहीं है, जहां व्यक्ति को नहीं पता है वो उसका एफआईआर भी करवा देता है। परंतु जो एक्चुअल जो सिचुएशन है वो यही है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा एफआईआर और यहां परिवाद किससे होगा, मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट से, ठीक है। और यहां एफआईआर पुलिस, पुलिस कौन सी पुलिस, आप यू लिख दीजिए, भार साधक, क्योंकि थाने का जो भार साधक अधिकारी होगा उसी को ही होती है एफआईआर। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, क्या नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि जो संज्ञेय अपराध है वो आईपीसी को छोड़कर अधिकतर आईपीसी को छोड़कर 3 साल से ऊपर के जितने भी मामले होते हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल क्राइम में आ अधिकतर मैंने वर्ड यूज किया है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना।
हमेशा ना होकर बल्कि अधिकतर ऐसा होगा आईपीसी को छोड़कर कि अधिकतर 3 साल से ऊपर के जितने भी मामले हैं वो किस में आ जाएंगे, संज्ञेय अपराधों में आएंगे। और जो 3 साल से कम के मामले हैं वही आईपीसी को छोड़कर 3 साल से कम सजा के जो मामले हैं वो किस में आ जाएंगे आपके, वो आ जाएंगे इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, यानी कि वो क्या कहलाएंगे आपके, असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। आईपीसी को छोड़कर 3 साल या उससे अधिक सजा के, ठीक है। और यहां क्या है, आईपीसी को छोड़कर 3 साल से कम के मामले, तो ये है कि आईपीसी को छोड़कर 3 साल या उससे कम के अगर कोई मामले हैं तो किस में आ जाएंगे, 3 साल से कम के मामले किस में आएंगे, आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आएंगे। और आईपीसी को छोड़कर किसी अन्य अधिनियम में, ये कोई अदर एक्ट है, अदर एक्ट की बात चल रही है, अदर एक्ट में अगर 3 साल से ऊपर की सजा है, 3 साल या 3 साल से ऊपर की अगर कोई सजा दी है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो आ जाएंगे संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर वो आ जाएगा। अब आएगा लास्ट पॉइंट इसका, ये क्या कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस बिना किसी मजिस्ट्रेट की आज्ञा के भी करना सकता है, यानी कि करना शुरू कर सकता है, बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के भी उसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन भी इसी में दे रखी है, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस अधिकारी ही करता है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, यहाँ पर नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करता ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का कार्य किसका है, ये पुलिस अधिकारी का है। तो संज्ञेय अपराधों में यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जो भी ऑफेंस होगा उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के कर सकता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है कि वो उसका इन्वेस्टिगेशन, पुलिस अधिकारी उसका इन्वेस्टिगेशन बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के नहीं कर सकते हैं। तो यहां क्या है, अन्वेषण बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के हो सकता है। और यहां पर 5 नंबर पॉइंट है, बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के, बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और यहाँ आज्ञा के हो सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के भी हो सकता है और यहाँ पर नहीं हो सकता। तो ये है इन दोनों में अंतर, जो अपने आप में बड़े अंतर हैं। इन दोनों जो डिफरेंस है, इनसे आपको इन दोनों की ही डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई है। ये जुडिशरी के हिसाब से मैंने जैसे बताया इंपॉर्टेंट है ही है, और एलएलबी में भी शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में यही खत्म होता है।
आज हमने सिर्फ इनकी क्या देखी है, डेफिनेशन देखी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।